2 मिनट। ब्लूटूथ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना आवाज? हाँ सर, आ रही है, बोल। चलिए, मर्जुल मौत, दिस टर्म यूज्ड इन इस्लामिक टू रिफर द टर्मिनल इलनेस और फेटल डिजीज, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डाई सून। यानी कि मर्जुल मौत मतलब एक कंडीशन को बोलते हैं, एक स्थिति को बोलते हैं जिसमें व्यक्ति मरने वाला होता है। कंडीशन जिसमें व्यक्ति की डेथ जो है वो एक्सपेक्टेड होती है कि यार अब तो ये व्यक्ति मर ही जाएगा। यानी कि अपन कहते हैं डेड बेड पे है वो, हम्म। है ना, यानी कि उसके पाँव तो कवर में लटक रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हम्म। उस टाइप की स्थिति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मरना तय है। अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी कि वो मरेगा, या तो वो इतना बीमार है, या तो टर्मिनल इलनेस है उसको, या तो फटल डिजीज है, ऐसी डिजीज जिससे कि मौत ही होती है डायरेक्ट। ऐसी बीमारी हो चुकी है, फिर बहुत ज्यादा वो बीमार हो चुका है, कमजोर हो चुका है, मतलब वो अब मरने ही वाला है। द कंडीशन इन विच द पर्सन एक्सपेक्ट टू डाई, सुनने की उम्मीद है कि ये व्यक्ति अब जल्दी मर जाएगा। ऐसी स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं मर्ज उल मौत। उसको अपने नॉर्मल हिंदू लोग में पता है उसको, मतलब डेड बेड ही बोलते हैं, कि मतलब जो मृत्यु शैया जिसे बोलते हैं ना, जो व्यक्ति मृत्यु शैया पे होता है उसे। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट सिग्निफिकेंट लीगल इम्प्लीकेशन इन द एरियाज ऑफ इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द विल्स। यानी कि वसीयत से संबंधित, प्रॉपर्टी राइट संबंधित, इनहेरिटेंस संबंधित, इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो अपन को देखने हैं, इसके अलग अलग लीगल इम्प्लीकेशन है। Significance of the merged law lies in the fact that it affects the individual ability to make decisions regarding their state and personal matter during the period of before death. यानी कि मर्जुल मौत क्या है? देखो, मर्जुल मौत क्या कर देता है, मर्जुल मौत गड़बड़ कर देता है कहाँ पे? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी लाइबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। मतलब नॉर्मल आदमी अपने जो डिसीजन है वो नॉर्मली ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मर्जुल मौत पे रहता है, यानी कि मरने की कगार पे रहता है, उसकी जो प्रॉपर्टी संबंधित राइट है, यानी कि उसकी जो स्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, उससे संबंधित जो राइट है, उसके डिसीजन लेने का जो राइट है, वो अफेक्ट हो जाता है। उसके पर्सनल मैटर्स जो भी उसके होते हैं, उनसे संबंधित जो डिसीजन वो ले सकता है, वो अफेक्ट हो जाते हैं मर्जुल मौत में। यानी कि मरने के पहले जो निर्णय लेता है ना, उसमें कुछ बदलाव रहते हैं, वो अपन देखेंगे कैसे रहते हैं। इन इस्लामिक लॉ द कंडीशन इज ऑफन कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द इनहेरिटेंस रूल्स, यानी कि इनहेरिटेंस रूल्स में भी कुछ कंडीशन इसकी दी हुई है। राइट टू मेक विल, यानी कि जब अपन वसीयत बनाने की बात कहते हैं तब भी इसमें कुछ दिया हुआ है। लेजिटिमेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मरने के पहले कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो कितना लेजिटिमेट है, कितना वैलिड है, वो भी अपन को इस मर्जुल मौत के जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। मर्जुल मौत कंडीशन इज अ सेंट्रल टू डिटरमाइन द लीगल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन सच एज अ क्रिएटिंग विल एंड डिस्पोजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यानी कि मर्जुल मौत की जो कंडीशन होती है उसी से पता पड़ता है, उसी से उसका लीगल स्टेटस का पता पड़ता है कि जो व्यक्ति इंडिविजुअल एक्शन ले रहा है रिगार्डिंग द विल, यानी कि जब वो वसीयत बना रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो मर्जुल मौत की क्या परिस्थिति है वही तय करती है कि जो उसकी जो विल है या जो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई हो, वो उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो लीगली वैलिड है या नहीं है। वो चीज उसकी मर्जुल मौत की जो कंडीशन है उससे पता पड़ता है, यानी किस स्थिति में मरा है, किस स्थिति में मरने वाला है, वो सब चीजें। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द हायर्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल फेसिंग डेथ। यानी कि देखो, सीधी सी बात है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ करके जा रहा है। मरने के पहले पहले अपनी प्रॉपर्टी को या तो विल के जरिए या सेल के जरिए या किसी भी तरीके से किसी न किसी को ट्रांसफर कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी से तो उसके जो आने वाले हेयर्स है, उसके जो वारिस है, उनके राइट प्रोटेक्टेड होंगे। पता लगे कि वो निपटा रहा है प्रॉपर्टी को बिल्कुल अनसन पागलों की तरह मरने के पहले, तो उससे क्या होगा, उसके जो वारिस है, हेयर्स है, उनकी राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है मर्जुल मौत का, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? बिकॉज वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ किसका करता है? हायर्स का। हायर्स के राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है वाइल रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल फेसिंग डेथ। यानी कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ आने वाली है, जो मरने वाला है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको कुछ करने नहीं देंगे, उसको रोक देंगे, नहीं भाई तू मरने वाला है तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं। उसकी भी अपनी ऑटोनॉमी है, उसको भी अपना काम करने दो, लेकिन साथ साथ में आपको उसके जो हायर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करके चलना है। समझ गए? यस सर। मर्जुल मौत अरेबिक टर्म जो है मर्जुल मौत, इसका लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? डिसीज ऑफ डेथ, यानी कि मौत का कारण, मौत की बीमारी। इसका लिटरल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग जो है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब, इसका लेकिन यूज कैसे करते हैं अपन? यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द पर्सन इज डायग्नोसिस विद अ फेटल इलनेस दैट इट either नॉन और इज इनक्योरेबल और वन दैट इनएविटेबली लीड टू द डेथ विद इन द शॉर्ट पीरियड। यानी कि इसने इस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है इसको
कि ऐसी कोई सी सिचुएशन जहाँ पर एक पर्सन को डायग्नोस किया गया है विद फेटल डिजीज, यानी कि उसकी इलाज के दौरान उसकी फेटल डिजीज यानी कि मरने वाली कोई बीमारी के बारे में पता पड़ रहा है, एदर नॉन टू द इनक्योरेबल और वन ऑफ द इनएविटेबल लीड टू विद डेथ विद द शॉर्ट पीरियड, क्योंकि किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ऐसी बीमारी है जो कि उस बीमारी में लोगों को पता है कि वो इनक्योरेबल है, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मतलब एक बार किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो वो उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो आदमी सीधा निपटेगा। या फिर ऐसी कोई सी बीमारी है जिससे कि कोई व्यक्ति बीमारी है, दो में से कुछ भी एक चीज, तो इस तरीके से सर क्या इनएविटेबल लीड से क्या बताया था? टर्म में वेरी स्लाइटली इनएविटेबल लीड से क्या बताया था? इनएविटेबली लीड टू डेथ, यानी कि किसी भी कारण से बिना रोके नहीं मरने तक पहुंच ही जाएगा। इनएविटेबली मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता उसकी मौत को। While the term may vary slightly, यानी कि ये जो टर्म है कौन सा वाला मर्जुल मौत का, ये वेरी होता रहता है, बदलता रहता है, उसका मीनिंग आज हिसाब से निकालता रहता है। जैसे कि इसका जो डेफिनेशन है अलग अलग इस्लामिक स्कूल्स में अलग अलग तरीके से दी हुई है, ठीक है। तो जैसे अपन ने मैंने भी अभी 10 तरीके से समझा दिया कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, या फिर उसकी उम्र हो चुकी है, या बीमार है, या बिल्कुल कबर में पेन लटके हुए, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। It generally refer to the illness that a person is aware of will result in death, यानी कि उसका जनरल मीनिंग आप यही निकालोगे, कोई व्यक्ति इतना बीमार है कि वो पता है कि वो मरने वाला है, या इमिनेटली या फिर सुन, या तो तुरंत मरने वाला है या फिर जल्दी मरने वाला है, दोनों में से एक स्थिति है, ऐसा आप मीनिंग निकालोगे जनरल। Islamic jurisprudence consider mercy more as a condition that directly impact on the individual ability to make a certain legal decision, specifically concerning the distribution of the property and the assets. इन्होंने वही रिपीट कर दिया। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्सेप्ट इज टाइड नॉट ओनली टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल बट आल्सो द मेंटल एंड लीगल इम्प्लीकेशन सराउंडिंग देयर स्टेट एंड इनहेरिटेंस। इन्होंने लास्ट में इतना ये 4 लाइन लिखी है, इन्होंने वही बात बोली है कि देखो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में जो मर्जुल मौत है कंडीशन है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है उसके इंडिविजुअल डिसीजन की लेने की या नहीं लेने की एबिलिटी के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसके अब जो निर्णय होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, उसकी कंडीशन के बारे में बताता है इस्लामिक लॉ के अंदर मर्जुल मौत, ठीक है। स्पेसिफिकली किस चीज़ से डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि वो व्यक्ति मरने के पहले अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांट के जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है मर्जुल मौत का प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्सेप्ट इज टाइड नॉट ओनली टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल बट आल्सो द मेंटल एंड लीगल इम्प्लीकेशन, यानी कि मर्जुल मौत का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वो फिजिकल कंडीशन के बारे में नहीं बता रहा कि आदमी शारीरिक रूप से मर जाएगा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशन से लीगली जो प्रभाव पड़ेगा उसके किए जाने का कुछ भी, उसके बारे में मर्जुल मौत का प्रिंसिपल बात करता है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं लीगल इम्प्लीकेशन, यानी कि उसके जो कानूनी प्रभाव क्या पड़ेंगे मर्जुल मौत के। मर्जुल मौत का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कानूनी प्रभाव, कानूनी रिजल्ट होंगे, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से संबंधित, विल से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, ट्रांजेक्शन से संबंधित क्या होंगे वो देख लेते हैं। पहला इनहेरिटेंस एंड हेयरशिप। अंडर द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ वंस द पर्सन इज डायग्नोस्ड विद द मर्जुल मौत, यानी कि एक व्यक्ति को इस्लामिक लॉ के अंदर अगर डायग्नोस कर लिया गया कि मर्जुल मौत है, मर्जुल मौत है मतलब इतना बीमार है कि वो मरने ही वाला है, देयर प्रॉपर्टी डज नॉट ऑटोमेटिकली पासेस टू देयर हेयर्स अंटिल डेथ ऑकर्स, यानी कि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब तक उसके हेयर्स को नहीं मिलेगी तब तक वो सच में मर नहीं जाता। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार पता पड़ेगा कि आदमी तो मरने वाला है तो उसके हेयर्स उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, नहीं, जब तक आदमी सच में निपट नहीं आता तब तक नहीं, क्योंकि भैया मौत तो ईश्वर की दी हुई है, ऐसे थोड़ी आप तय कर सकते हो कब मर रहा। पता लगेगा आपने आज बोला कि तो 2 दिन में मर जाएगा, पता लगा आदमी 2 साल जी गया, बताओ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। एट द टाइम ऑफ द डेथ द स्टेट इज डिवाइडेड अमंग द हेयर्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इस्लामिक सक्सेशन। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के उपरांत, उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी स्टेट है वो डिवाइड होगी उसके हेयर्स में अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इस्लामिक सक्सेशन। इस्लामिक सक्सेशन की जो नियम है उसके हिसाब से उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। These rules ensure that each heirs receive their rightful shares of the inheritance। और जो इस्लामिक रूल्स है, इस्लामिक सक्सेशन के जितने भी रूल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने राइटफुल शेयर्स मिल जाए इनहेरिटेंस में, जिस भी रिश्ते में वो लगेगा उस हिसाब से मिल जाए। बेटा हो तो बेटे का शेयर मिल जाएगा, बेटी है तो बेटी का शेयर मिल जाएगा, पत्नी है तो पत्नी का शेयर, पिता है तो पिता का शेयर, जो भी नियम है उसके हिसाब से मिल जाएंगे। However, a critical point to note is that the terminally ill person cannot, in most cases, transfer property or asset to other before their death in a manner that would infringe upon the right of the legitimate heir। कितनी बढ़िया बात है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है भाई साहब, इसको देखना है कि कोई भी व्यक्ति जो कि टर्मिनली इल है, यानी कि ऐसा व्यक्ति है कि वो बिल्कुल निपटने ही वाला है, इतना बीमार है,
वो अपनी प्रॉपर्टी को, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी प्रॉपर्टी को या फिर अपने एसेट्स को इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मान लो वो अपनी मरने के पहले अपने ही हायर्स को इन्फ्रिंज कर दे, उनके अपने हायर्स की राइट को वोलेट कर दे, ठीक है, अपने ही हायर्स को वंचित रख दे प्रॉपर्टी से, इस तरीके से वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझ गए? हेलो, हाँ सर। समझ गए ना? सर टर्मिनली इल पर्सन मतलब कैसे? टर्मिनल इल का मतलब होता है टर्मिनेट होने वाला आदमी। टर्मिनेट समझते हो? हाँ फ्री फायर बीजीएमआई खेलते हैं ना, उसमें मतलब हाँ। टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब आदमी गायब हो गया, खत्म हो गया। तो इतना बीमार है कि वो खत्म ही होने वाला है। टर्मिनल इल यानी कि टर्मिनेट ही होने वाला है। तो समझ इसका गए? टर्मिनल इल से क्या लेना देना, मतलब इससे थोड़ा इल क्लियर। मतलब होता है बीमार होना, हाँ है बीमार ना? हो मतलब एकदम टर्मिनेट हो गया। हाँ, मतलब हाँ। इतना बीमार होना। टर्मिनली बीमार मतलब इतना बीमार होना कि आदमी टर्मिनेट ही होने वाला है, मतलब खत्म ही होने वाला है, इतना बीमार होना। एक होता है नॉर्मल इल, जिसमें आदमी बीमार होता है। तो एक फिर होता है इसके सीवियर इल कि भैया बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। और एक और टर्मिनल इल, मतलब वो इतना बीमार कि बस टर्मिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। समझ गए? सर इसमें जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी और एसेट टू अदर बिफोर देयर डेथ इन अ मैनर डेट विल इन्फ्रिज अपॉन द राइट ऑफ देयर लेजिटिमेट हायर। तो बिफोर मतलब इसके पहले जो हायर है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। नहीं, ये बात नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी को मरने के पहले इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता कि उसके अपने ही लीगल हायर से वो अपनी प्रॉपर्टी का राइट छीन ले। मतलब कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लो टी नाम का आदमी है जिसको इतनी बीमारी है कि वो टर्मिनेट होने वाला है, यानी कि टर्मिनल इल यानी कि वो आदमी मृत्युशैया पे मर्जुल मौत पे खड़ा है। अब इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी है। अब इसकी प्रॉपर्टी इसके हायर्स को मिलने वाली। इसके हायर्स कौन कौन है? इसके हायर्स है ASDFE, ये इसके हायर्स है। अब इन हायर जो है इनको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिलने वाली है टी की मृत्यु के बाद। लेकिन ये व्यक्ति मरने वाला है, अब इसको पता नहीं क्या सूझी, इसने क्या करा, ये सारी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी है A B C को ट्रांसफर कर दी, चला गया मरने के तुरंत पहले। और इसका मरना तय था, मतलब नॉर्मल आदमी कर सकता है, नॉर्मल आदमी अपनी प्रॉपर्टी जिससे चाहे वैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये आदमी मरने ही वाला था और सबको पता था कि इसके मरने के बाद इसके हायर्स को इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और मरने के तुरंत पहले ये भाई साहब इस तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके चले गए कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। इनके राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट इन्फ्रिंज हो गए मतलब वॉयलेट हो गए। तो इस तरह का जो ट्रांसफर है ये वैलिड नहीं माना जाता है। तो मरने के पहले आप अपने ही वारिस को, बेचारे को अकेला छोड़ के चले जाओगे तो फिर क्या होगा बताओ? तुम्हारा पिंडदान भी नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या गाली अलग बगेंगे। The primary concern in the case of मर्जुल मौत is to avoid unfairly disinheriting heirs, यानी कि प्राइमरी कंसर्न इसमें यही होता है कि जो व्यक्ति मर्जुल मौत पे होता है, कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है, वो कुछ ऐसा नहीं कर जाए कि जिससे उसके जो हायर्स हैं वो डिसइनहेरिटेंस हो जाए, यानी कि उनको जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलने वाली थी वही उनसे छीन जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे एनी एक्शन दैट वुड रिड्यूस द इनहेरिटेंस शेयर कुड बी कंस्टेटेड अंडर इस्लामिक लॉ, यानी कि ऐसा कुछ भी अगर होता है जिससे कि उनके इनहेरिटेंस राइट को रिड्यूस किया जा रहा है तो उसको कंटेस्ट किया जाएगा इस्लामिक लॉ में। इस्लामिक लॉ में उसको देखा समझा जाएगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, यानी कि मर्जुल मौत में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि उसके हेयर से प्रॉपर्टी छीनी जा रही है तो उसको आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से चेक करोगे। मेकिंग विल, अब मान लो ये देखना मर्जुल मौत यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु शैया पे है, मरने वाला है, वो विल बना सकता है कि नहीं, वो देख लो भाई साहब। यानी कि पर्सन डायग्नोस्ड विद मर्जुल मौत परमिटेड टू मेक विल, यानी कि उस व्यक्ति को विल बनाने की इजाजत तो परमिटेड है, लेकिन विच कैन स्पेसिफाई हाउ दे विश देयर प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर दिस। अपनी विल बना के वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो बता देंगे विल बना के। लेकिन इस्लामिक लॉ प्रोवाइड द पर्सन इज अलाउड टू द बिक्यूट टू 1/3 ऑफ द एस्टेट टू नोन एज, ये चीज बात अपन को पता है पहले से, अपन ने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ रखी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी विल से खाली 1/3 प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर सकता है टू द नॉन हायर्स, ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ द हायर्स, बिना कंसेंट के। लेकिन कंसेंट के साथ वो 1/3 से ज्यादा भी कर सकता है, ये बात पता है हर्ष? हाँ तो अगर तुम ना बोल देते
तो यही मजा ही आया था आज, ये क्लास यहीं खत्म हो जाती है। मेरे दिमाग में भी यही आया क्या? कि आप पढ़ाना छोड़ देते। नहीं पढ़ाते, फिर मंडे को पढ़ाते, आज तो नहीं पढ़ा था, मेरा भी दिमाग सटक जाता है। द रिमेनिंग 2/3 मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लीगल heirs अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब। मैंने, और जो बाकी की 2/3 प्रॉपर्टी यानी कि 1/3 तो आपने बांट दी विल से, और बाकी जो 2/3 है वो किसको मिल जाएगी? आपके हायर्स को मिल जाएगी। सिंपल। द वैलिडिटी ऑफ विल यानी कि मर्जुल मौत पे जो व्यक्ति विल लिखता है, अपनी वसीयत लिखता है, उसकी वैलिडिटी क्या है वो लिख लो। 1/3 लिमिटेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 1/3 प्रॉपर्टी नॉन हायर्स को दे रहे हो विदाउट कंसेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो आप खाली 1/3 ही दे सकते हो, इससे दे सकते हो। दिस इंश्योर द प्राइमरी हायर्स रिटेन देयर राइटफुल शेयर। जिससे क्या होता है कि जो आपके प्राइमरी हायर्स है कम से कम उनको एक अपना राइटफुल शेयर मिल जाए, इसलिए आप 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। एक्सक्लूजन ऑफ हायर्स क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ हायर्स ये बोलता है द पर्सन मेकिंग द विल कैन नॉट डिसेंडेड देयर लीगल हायर्स कंप्लीटली। इन अदर वर्ड्स, एनी bequest that seeks to deprive the heirs of their legal shares is considered invalid। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी विल बनाता है, ऐसी वसीयत बनाता है जिससे वो अपने लीगल हायर्स से ही प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी मेरे इस हायर्स को मिलने वाली थी ये मैं इसको नहीं दूंगा, ये मैं फलाना ए नाम के आदमी को दूंगा, तो इस तरह की विल आप मरने के उपरांत नहीं बना सकते, मौत में तो बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अ फादर कैन नॉट bequeath his entire estate to a third party if it would deny his children their statutory inheritance right। यानी कि सीधी सी बात बोल रहे हैं कि एक पिताजी हैं, वो विल बनाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, जिससे कि उनके जो स्टैट्यूटरी इनहेरिटेंस राइट है इसके उसके बच्चों के, वही छीन जाए, उससे डिनाई कर दे वो आदमी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी है उसको दे दो मेरी सारी प्रॉपर्टी। ऐसी विल आप नहीं बना सकते। कब? मरने के पहले, तुरंत। समझ गए? यस सर। ऐसा तो फिर कौन ही करता होगा, कर भी देता होगा आदमी कि भैया ये मेरी पुरानी एक्स थी स्कूल की, इसको दे दो मेरी प्रॉपर्टी, मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसा कोई करना चाहे तो कर दो, नहीं मैं इससे निकाह नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे परिवार वाले बीच में आ गए, लेकिन आज मैं अपनी संपत्ति देके वो बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, शाहजहाँ बनना चाहता हूँ, मेरा ताजमहल इसके नाम करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ ताजमहल में पता पड़े कि भैया क्या है, एक रूम है, किचन है, जाओ कर दो ना, लेटरिन बाथरूम भी घर के बाहर बने हुए, गाड़ी रखने की जगह नहीं है, पानी नगर पालिका के नल आते हैं, बताओ, ये ताजमहल है भाई साहब का। चलो, इस वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन डूरिंग, यानी कि अगर मान लो मर्जुल मौत में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई लेन देन करते हो, तो उसकी क्या वैलिडिटी वो देखेंगे। इस्लामिक लॉ क्लोजली एग्जामिन द ट्रांजेक्शन मेड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मर्जुल मौत। यानी कि इस्लामिक लॉ बोलता है कि देखो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मर्जुल मौत के टाइम पे, उसको क्लोजली एग्जामिन करो, उसको ध्यान से देखो कि वो किस पर्पस के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज़ें। ट्रांजेक्शन क्या क्या चीज़ें, जैसे सेल करना, प्रॉपर्टी सेल करना, गिफ्ट देना, या किसी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना, कंसिडर्ड इनवैलिड। इनवैलिड मानी जाएगी कब? इफ दे आर कैरिड आउट इन अ मैनर दैट इम्पिंग्स द ऑन राइट ऑफ द heirs। अगर मान लो आप इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो, इस तरीके से सेल कर रहे हो, इस तरीके से गिफ्ट कर रहे हो, इस तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे कि आपके जो लीगल हायर्स हैं, उनके, आपके जो हायर्स हैं, उनके ही राइट आपने इम्पिंग कर दिए, लेकिन उनसे उनके ही अधिकार छीन लिए प्रॉपर्टी में से, तो इस तरह के जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड माने जाएंगे। द रीजन फॉर दिस दैट द लॉ एम्स टू प्रिवेंट द टर्मिनली इल इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग कोर्स्ड। यानी कि ये हमने इसलिए करा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ये कानून ये नहीं चाहता कि जो टर्मिनली इल पर्सन है, यानी कि जो व्यक्ति मरने वाला इतना बीमार है, उस व्यक्ति को कोई कोर्ट करे, उस पर कोई दबाव डाले, या कोई अंडू इन्फ्लुएंस करे किसी तरीके से, या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाए दूसरे के द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग इज फाइनल डेज, यानी कि उसके जो अंतिम दिन चल रहे हैं, मृत्यु के दिन चल रहे हैं, उसको कोई कोर्स करके अपनी प्रॉपर्टी, उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम ले सकता है, सेल करवा सकता है, उससे गिफ्ट मिले सकता है, अंडू इन्फ्लुएंस उससे करा सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी बोल चाल के कि अरे भैया आपको इस प्रॉपर्टी का दाम जो आज मिल सकता है वो कभी जीवन में नहीं मिल पाएगा, आज ही आप प्रॉपर्टी मुझे बेच जाओ, वरना आपके मरने के बाद तो आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी का क्या ही करेंगे। ऐसा कुछ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ रहे? इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सर इसमें इम्पिंग का मतलब? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हो?